हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना, जहां पर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। चलिए, तो काफी सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए थे, समझ लिए थे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, क्यों होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार इसे रिवाइज भी कर लेते हैं जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऐसा देखा गया कि जो हमारे पार्टिकल्स, जो ऑब्जेक्ट्स है, उनमें क्या कैसे होते हैं, वो जब दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रब किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है ये जो चार्ज है वो ओरिजिनेट हुआ कैसे, कि जो एटम है वो डिविजिबल है ना, और उनमें क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। देखो, अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता था कि जो एटम है, अभी तक हमें क्या पता था, हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि जो एटम है वो कैसे हैं, इनडिविजिबल है। लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि जो एटम है उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि अब चार्ज्ड पार्टिकल इसके अंदर हैं, यानी कि बच्चे चार्ज पार्टिकल्स इसमें है, तो ये कैसा हुआ, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब कितने पार्टिकल्स में डिवाइड हम इसे कर सकते हैं या करते हैं वो हम देख रहे थे आगे, है ना। चलिए, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे कि चार्ज पार्टिकल जो है, अगर हम देखें तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था इलेक्ट्रॉन को। ई गोल्डस्टीन हैज डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन कैनाल रेज इन अ गैस डिस्चार्ज। इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिससे कि प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, द प्रोटॉन हैज अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू साइन इन द इलेक्ट्रॉन विद अ मास अबाउट 2000 टाइम। अब जो प्रोटॉन है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के, बट साइन में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है प्रोटॉन। ठीक है, और अगर आप मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से 2000 गुना कम होता है, यानी कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा होता है। अगर हम सिंपली चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज लिया जाता है 1 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया जाता है 1, लेकिन डिफरेंस क्या है, प्रोटॉन का चार्ज लिया जाता है पॉजिटिव में +1 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया जाता है नेगेटिव में, यानी कि -1। द एटम अपीयर्स टू बी कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली बैलेंसिंग देयर चार्ज। प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, सो इट इज हार्डर टू रिमूव देम कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अभी जो प्रोटॉन्स है ये एटम के इंटीरियर पार्ट में होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आप देख सकते हो कैसे बाहर है, एक्सटीरियर पार्ट में है, तो इनको रिमूव करना न्यूट्रॉन्स को रिमूव करने के कंपैरिजन में इजी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। क्लियर इतना। चलिए, तो एक बार आप इन पॉइंट्स को देखिए, रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर इतना। चलिए, अब आगे देखते हैं बच्चों, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे था। चलो, एटम के स्ट्रक्चर से पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो हुई कैसे, है ना। हमने एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, जहां पर इस तरीके से, ठीक है, ये है हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, ये हाई वोल्टेज है। चल, यहाँ पर है एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है, लेकिन डिफरेंस क्या है, चलो, एक कैथोड है और एक एनोड है। ठीक है, तो ये है हमारी कैथोड जिसमें चार्ज क्या होगा, और ये है हमारी एनोड।
इसमें चार्ज क्या होगा, देखो कैथोड अगर हम बात करें कैटायन की, तो हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज आयन आर नोन एज कैटायन और नेगेटिव चार्ज आयन नोन एज एनायन, है ना। पॉजिटिवली चार्ज वाला कैटायन होगा तो कैथोड में होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो कैटायन का अपोजिट चार्ज होगा एनोड, नेगेटिवली जो एनायन है वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, तो एनोड होगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक वैक्यूम भी है, वैक्यूम पंप इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो एनोड है बच्चों ये है परफोरेटेड, परफोरेटेड यानी कि किस तरीके से, इस तरीके से, इसमें क्या है बीच में छेद है, क्लियर, ठीक है। चलो पोर्स है इसमें, परफोरेटेड यानी कि पोर्स इसमें है, और इसके पीछे लगी हुई है जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन। अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जो ZNS की है, जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ से कुछ रेज जाती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि क्या समझ में आता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कुछ रेज जाती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि रेज में है क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। कैसे पता चला, क्योंकि बच्चों जब ये यहाँ से पास हुई तो एनोड के बीच में क्या है, छेद है, ठीक है। अब उन छेद से ये पीछे टकराई फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। अब इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जब ये टकराती हैं तो ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है तब क्या करती है, ग्लो करती है, क्या करती है, ग्लो करती है, यानी कि चमकती है, और इसमें हमें दिखता है कितने पार्टिकल्स इसमें आए हैं, ठीक है। चलो क्लियर, इतना तो समझ में आया हमें कि यहाँ से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं। अब पार्टिकल्स ट्रेवल कहाँ से कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि ये जो बीच में जो पार्टिकल्स होंगे, ये जो पार्टिकल्स होंगे, जिस पार्टिकल्स की बात हो रही है, ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होंगे या पॉजिटिवली चार्ज होंगे, सोचिए, क्या ये नेगेटिवली चार्ज होंगे या पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। तो एक आइडिया आप लगा सकते हो, देखो नेगेटिव से आ रहे हैं तो नेगेटिवली चार्ज होंगे, है ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, अच्छा पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते होंगे, क्या पता। देखो बच्चों, अगर ये रेज, ये जो पार्टिकल्स है ये पॉजिटिवली चार्ज होते तो ये इधर की तरफ जाते ही नहीं, ये कैथोड पर ही चिपके रहते, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये जरूर नेगेटिवली चार्ज होंगे क्योंकि तभी यहाँ से निकल रहे हैं, है ना। और अगर नेगेटिवली चार्ज है तभी तो एनोड की तरफ जा रहे हैं, अगर पॉजिटिवली चार्ज होते तो एनोड की तरफ कभी नहीं जाते, एनोड से दूर जाते, क्योंकि जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे लाइक चार्जेस जिसे हम कहते हैं, तो लाइक चार्जेस हमेशा ही क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर एक देखा जाए कह सकते हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है, कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन अभी बोलेंगे नहीं, पार्टिकल्स कहेंगे, नेगेटिव से जो है ये पार्टिकल्स जा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर, क्लियर। चलो तो ये हमारी है इलेक्ट्रोड, लिख लेंगे आप। चलो अब एक और चीज समझ में आ गई कि ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे पार्टिकल होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ये हैं क्योंकि ये नेगेटिव से जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। चलो फिर बाद में हमें पता चलता है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनका नाम है इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, सिंबल है कुछ इस तरीके से, ई लिखते हैं हम, नेगेटिव चार्ज हम उसको खुद से लगाते हैं, ठीक है, हमें पता है नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये है कैसे बच्चों, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, क्लियर, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, क्लियर। तो काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस भी किए थे पहले जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी। अगर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी करते हैं तो सेम है, ऐसा ही हमारा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, अच्छा इसे कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है बच्चों कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो तो क्या हो रहा है, अच्छा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम समझ गए हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पे चेंजेस ये हो जाता है कि अब कैथोड कैसा होगा, कैथोड होगा परफोरेटेड, एनोड अब परफोरेटेड नहीं होगा,
ठीक है, कैथोड परफोरेटेड है, एनोड परफोरेटेड नहीं होगा। और जिंक सल्फाइड की जो ये स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है वो स्क्रीन लग जाएगी यहाँ पर। फिर रेज जाएंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिवली चार्ज रेज जाएंगी नेगेटिव की तरफ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगी, ये भी स्ट्रेट लाइन में, और इन्हें कैनाल रेज भी कहा जाएगा अगर हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है तब, ठीक, तो ये हम बच्चों अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं एनोड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हम बात कर रहे थे कि एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो अलग अलग मॉडल्स आए। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए कि एटम के सबसे ज्यादा रिजेंबल कौन सा मॉडल कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, जो कि हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि एक वाटरमेलन की तरह है, या हम कहें एक क्रिसमस पुडिंग की तरह है। ठीक है, या आपने चोको चिप्स कुकी देखी होगी, चोको चिप्स कुकी की तरह। ठीक है, तो उन्होंने कंपेयर किया इसे। चलिए, Thomson proposed a model of an atom resembling a Christmas pudding. Here, electrons are embedded like currents in a sphere of positive charge pudding. ठीक है, या फिर उन्होंने कहा कि ये जो पूरा स्पेयर है, ये ना, ये जो पूरा हमारा रेड वाला पार्ट दिख रहा है, एडिबल पार्ट, ये पूरा क्या है? पॉजिटिव स्पेयर है। क्या है? पूरा पॉजिटिव स्पेयर। और इस पॉजिटिव स्पेयर में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव स्पेयर में जो सीड्स हैं, छोटे छोटे सीड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स, जो इसमें क्या है? एम्बेडेड है। इस पूरे पॉजिटिव स्पेयर में क्या है? एम्बेडेड है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम का जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इस तरीके से है। पूरा एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है, और उसमें थोड़ा बहुत क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है। अगला, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। अब उन्होंने बताया कि ये जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है। इसीलिए ये जो एटम है हमारा, ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इस वजह से जो हमारा एटम होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल ही तो होगा। क्लियर? चलो अगला, however this model could not explain some experimental result from other scientists। जबकि ये मॉडल जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को नहीं बता पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर? तो ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब आप समझ गए हो। देखो, इस कुकी की तरह, ये जो कुकी का ये जो पूरा स्पेयर है ना, ये जो फ्लावर की बनी हुई है जो पूरी क्या है, हम कहें एक लेयर है या पूरा स्पेयर है, ये उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो चॉकलेट के जो चिप्स लगे हुए हैं, ये उन्होंने कहा कि ये है इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। इसी वजह से जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए, चलो, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो, जो हमारा एटम है वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्जड होगा। और अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो तो हमारा एटम कैसा होगा? नेगेटिवली चार्जड एटम होगा। आगे हम चार्जड स्पीशीज के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, उनसे भी कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इसे देख लीजिए, थॉमसन मॉडल को। चलिए, क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन का जो मॉडल था वो आगे नहीं चल पाया, कई सारे पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर आया हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल, जो दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को जानने के लिए, यानी कि अब हमें पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो है, ठीक है, लेकिन उनके अरेंजमेंट क्या है, कैसे उसमें अरेंज है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे? उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, कैसा ये एक्सपेरिमेंट है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। आपने क्लास 9th में भी ये पढ़ा होगा, पहले भी आपने ये पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा यहाँ पर रिविजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसको थोड़ा ध्यान से हमें देखना है। चलिए, तो ही डायरेक्टेड फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल विच वाज अबाउट 1000 एटम थिक। तो हमने एक ली, इन्होंने एक ली
थिन गोल्ड की फॉइल, जो कि क्या सिर्फ 1000 एटम थिक थी। अब एक एटम आप जानते हैं कितना सा होता है, 1000 एटम थिक्स, यानी कि इतनी ज्यादा पतली इन्होंने गोल्ड फॉइल की एक शीट ली। क्लियर। उसमें इन्होंने स्कैटरिंग कराई अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज्ड हीलियम एटम आयंस होते हैं विद मास ऑफ 4u, जिसका मास कितना होता है 4u होता है। दिस गिव देम अ कंसिडरेबल एनर्जी व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड। तो ये क्या करेगा, इनको एक कंसिडरेबल एनर्जी देगा जब ये हाई स्पीड पर मूव करेंगे। अब सेटअप देख लेते हैं कि सेटअप क्या था। यहाँ पर लिया गया था एक रेडियो एक्टिव सोर्स, जिससे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की जाएगी। क्लियर। यहाँ पे ली गई थी एक बहुत ही पतली यानी कि 1000 एटम थिन गोल्ड की फॉइल। क्लियर। और उसके बाहर से लगा दी गई, यानी कि उसको सराउंड कर दिया गया एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन से। क्लियर है। चलो, फ्लोरोसेंट स्क्रीन से कर दिया गया। चलो, तो यहाँ पर अब रेडियो एक्टिव सोर्स से यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई गई। अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही ये गोल्ड फॉइल की थिन शीट है उस पर जब टकराए, तो कुछ पार्टिकल्स जो है उससे पास हो गए, और कुछ पार्टिकल्स यानी कि लगा लो 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस आया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर स्कैटरिंग कराई गई, ये गए पार्टिकल इधर, तो इन पार्टिकल्स क्या हुए, इस शीट से पास हो गए। कुछ पार्टिकल इधर गए, कुछ पार्टिकल टेढ़े हो गए। ज्यादातर पार्टिकल आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेट लाइन में गए, सीधे गए। बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कुछ एंगल से डेविएट हो गए। ठीक है, डेविएट हो गए। तो डेविएट कैसे हुए होंगे, मानो वो किसी चीज से टकराए और उन्होंने जो पहले सीधे जा रहे थे वो किसी चीज से टकराए, जो उन्होंने अपनी जो पोजीशन है, ये डायरेक्शन है, उसको चेंज कर लिया। ठीक है, डिफ्लेक्ट वो हो गए। और बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे कि जो आगे गए, फॉइल शीट पर टकराए और ऐसी चीज पर टकराए कि जिससे वो वापस आ गए, बाउंस बैक कर गए। है ना। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उनको दिखी, ये 3 चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी। तो ऑब्जर्व क्या करी, देखो कुछ पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे इस तरीके से। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ एंगल से उन्होंने क्या कर लिया, ऐसे एंगल चेंज कर लिया, यानी कि डेविएट हो गए थोड़ा। ठीक है, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे, और उससे भी कम पार्टिकल ऐसे थे जो वापस आ रहे थे, बाउंस बैक कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, चलिए तो इसके पीछे समझते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए और ये आपको जरूर से समझ लेना है। क्लियर। चलिए, यहाँ पर सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से हैवी होते हैं, ओनली सम डिफ्लेक्शन वर expected when they interact with subatomic particles in gold atom। इसीलिए कुछ ही डिफ्लेक्शन थी, वो एक्सपेक्टेड थी कि कुछ ही डिफ्लेक्शन होंगी, जो कि हुआ भी। बहुत कम डिफ्लेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिली, और उससे भी कम ये था कि एक पार्टिकल जो था वो बाउंस बैक भी कर रहा था। लगभग 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ रहा था टकरा करके। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट पार्टिकल है पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, कि ज्यादातर पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास कर रहे थे। ठीक है, अगला सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, सीधे नहीं जा करके ऐसा मानो किसी चीज से टकराए हो और डायरेक्शन चेंज कर दी हो। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट हुए थोड़ा बहुत स्मॉल एंगल से। अगला अबाउट 1 in 12,000 अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड, यानी कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो रिबाउंड हुआ, यानी कि उसने बाउंस बैक किया। क्लियर। चलिए, और एक और चीज है, रदरफोर्ड said that was incredible as firing 15-inch shell as a piece of tissue paper and having it rebound। यानी कि 15-inch shell को अगर हम क्या करें, इसमें क्या करें, स्कैटर करवा रहे हैं और बाउंस बैक हो रहा है एक उनमें से, तो ये एक इनक्रेडिबल सी बात है। क्लियर। चलो, ऑब्जर्वेशन आपने देख ली कि ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन वही जो हमने भी प्रिडिक्ट करी थी ना अभी, सेम वही। क्लियर। चलो, एक बार आप इसे देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या था, है ना, कंक्लूजन था क्या। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कुछ एटम होगा। उनका कहना था कि ज्यादातर पार्टिकल सीधा ट्रेवल कर रहे थे, इसका मतलब है जो एटम है उसका ज्यादातर पार्ट तो एम्प्टी होगा, यानी कि एटम जो है उसका ज्यादातर पार्ट कैसा होगा, खाली होगा, उसमें बहुत ज्यादा स्पेस होगा एटम में। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कुछ बहुत कम ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
जिसका मतलब क्या है कि बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ है ना, कुछ है बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जिस पर टकरा करके ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। लेकिन बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह पर है, ठीक है, और हो सकता है वो सेंटर में हो, ऐसा इनका कहना था। तीसरी चीज उनका कहना है कि बीच में कुछ है पॉजिटिवली चार्ज, जिस पर पूरे एटम का जो है वो मास, डेंस मास जिसे हम कहेंगे, पूरे एटम का डेंस मास जो है वो सेंटर पर है, ठीक है, और जिससे बहुत कम जगह घेरी हुई है, क्योंकि उससे बहुत कम पार्टिकल जो है वो टकरा रहा है, और लगा लो 12,000 में से एक पार्टिकल है जो टकरा रहा है और वापस भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है उसने बहुत कम जगह घेरी हुई है। देखो अगर इसने ज्यादा जगह घेरी हुई थी, मान लो इतनी जगह घेरी हुई होती, तो ज्यादातर पार्टिकल बाउंस बैक होते, है ना, स्ट्रेट लाइन में बहुत कम पार्टिकल जाते। क्लियर है? तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ज्यादा पार्टिकल जा पा रहे हैं और बाउंस बैक बहुत कम पार्टिकल कर रहे हैं, यानी कि बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है उसने बहुत कम जगह घेरी हुई है। क्लियर है इतना? चलो, तो इतनी ये कंक्लूजन तो था ही। इसके साथ एक और चीज ये है कि जो एटम है ये क्या है, साइज में काफी बड़ा है, और ये जो इसका न्यूक्लियस है वो साइज में बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। न्यूक्लियस में ही मास होता है, इसीलिए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर कंक्लूजन्स को हम देख लेते हैं। तो कंक्लूजन है, मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस इज एम्प्टी, यानी कि एटम का ज्यादातर जो स्पेस है, ज्यादातर जो भाग है वो कैसा है, खाली है। बिकॉज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, है ना, बिना ऐसे अपने डायरेक्शन को चेंज किए हुए। अगला है, ओनली अ फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, बहुत कम पार्टिकल ही पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इट इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, जो क्या बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं एटम का, जो पॉजिटिव चार्ज है उसने बहुत कम, बहुत ही लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, घेरा हुआ है, बहुत कम स्पेस, ठीक है। क्लियर? अगला है, अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेट दैट पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम आर कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। तो बहुत कम पार्टिकल ऐसा था कि जो क्या हुआ, 180 डिग्री के उससे वापस आ गया, है ना, जैसे गया ऐसे गया और ऐसे ही वापस आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब था कि जो पॉजिटिव चार्ज है और पूरे एटम का जो मास है आर कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, वो एक बहुत ही छोटे रीजन में कंसेंट्रेट हुआ है, ठीक है, हुआ होगा, ठीक है। तो ये उनके कुछ कंक्लूजन्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसे नोट कीजिए, फिर इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, रदरफोर्ड एस्टिमेटेड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द एटम। तो रदरफोर्ड ने एस्टिमेट किया कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉलर है एटम की रेडियस से। तो उन्होंने कहा कि मान लो अगर एटम क्या है, एक फुटबॉल फील्ड है, ठीक है, मान लेते हैं एक फुटबॉल फील्ड है, तो फुटबॉल फील्ड का यानी कि जितना फुटबॉल फील्ड है 5 किलोमीटर रेडियस का एक फुटबॉल फील्ड है, ठीक है। तो वो फुटबॉल फील्ड किसके बराबर है, एटम के बराबर है। और उस फुटबॉल फील्ड के बीच में एक छोटी क्रिकेट बॉल रख दो बीचों बीच सेंटर में, तो वो क्रिकेट बॉल किसके बराबर है, न्यूक्लियस के बराबर है। तो आप खुद ही सोचो 5 किलोमीटर रेडियस का फुटबॉल फील्ड तो बहुत बड़ा होगा साइज में, ठीक है, जितना फुटबॉल फील्ड होता है 5 किलोमीटर रेडियस का, तो काफी बड़ा फुटबॉल फील्ड होगा, ठीक है। और उसके बीचों बीच में अगर हम एक छोटी सी क्रिकेट बॉल रख दें तो वो बॉल तो हमें दिखाई भी नहीं देगी, या हम एक फुटबॉल ही रख दें तो फुटबॉल भी हमें बहुत दूर से दिखाई नहीं देगी, जिसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो उतना ही छोटा है एटम से न्यूक्लियस। क्लियर? चलिए, तो ही प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उन्होंने बताया कि एटम के पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। वेयर नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिजाइड, जहां पर लगभग एटम का सारा मास रहता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं एक सर्कुलर पाथ में। क्लियर? न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है एटम के साइज के कंपैरिजन में। क्लियर है इतना? चलो, तो ये कुछ बातें थी
जो रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में कही, जो उन्होंने कंक्लूजन दी, ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।